बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाज़रीन, खेलों की दुनिया में मुख्तलिफ मुकाबले जारी हैं। इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप भी जारी है, उसके साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो 17 साल बाद एक तारीखी दौरा है टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड पाकिस्तान पहुंच चुका है। रावलपिंडी में आज एक ट्रेनिंग सेशन भी हुआ जिसमें जितने भी इंग्लैंड के मायनाज बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, उन्होंने उस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। और 17 साल बाद जेमी एंडरसन जैसे जो बॉलर हैं वो दोबारा से पाक सरजमीन पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस की है। और इन 17 सालों में वो क्या मुख्तलिफ इसको फील करते हैं दोबारा से इस सरजमीन पर खेलना, इस तमाम तर सूरत हाल में। और 17 साल पहले ये जो टूर हुआ इंग्लैंड का वनडे सीरीज के लिए भी, उसमें सलमान बट साहब भी मौजूद थे, उनको भी अच्छा खासा याद होगा। और टेस्ट सीरीज भी जिस तरह से खेली है, उस हवाले से सलमान बट साहब ने एक काफी लंबे गैप के बाद हमें स्पोर्ट्स फ्लिक्स में दोबारा ज्वाइन किया है। वेलकम टू दी शो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे एंड गुड टू बी बैक। चलें जी, माशाल्लाह, हमें भी बड़ी खुशी हुई है कि दोबारा से हम उसी ट्रैक पर आ रहे हैं और क्रिकेट पर हमारी जो गुफ्तगू है वो जारी रहेगी। आज नेट सेशन किए उन्होंने, मौसम इंजॉय किया है रावलपिंडी का। उन्होंने कहा कि दोबारा से जरा रिदम में आ जाएं और कहा कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। देखें, उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट यही है, दे विल अटैक। अगर आप स्पिन विकेट्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि लगता है कि जा रहे हैं, क्योंकि जो मैंने पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस के क्लिप्स देखे हैं उसके ऊपर रफ क्रिएट किया हुआ, खुद से रफ क्रिएट करके उसमें बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे कुछ। अच्छा। तो दैट मीन्स के स्पिन की तैयारी हो रही है। और इफ़ नॉट दैट देन ऑब्वियसली अगर वो सीमिंग पिच बनती है या मॉइस्चर वाली बनती है तो उसमें इंग्लैंड को बराबर एडवांटेज होगा, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स उन लाइन्स को अच्छी तरह हिट करना जानते हैं, जैसे हमारे भी जानते हैं। लेकिन उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है बिकॉज ऑफ एंडरसन, और जो उनके ऑली रॉबिन्सन हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं सीम बॉलिंग कंडीशंस में। सो आई थिंक पाकिस्तान विल डेफिनेटली गो फॉर स्पिन ऑप्शन। और ऐसे ऑप्शन में फिर टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। क्योंकि जो कप्तान टॉस जीतता है वो पहले बैटिंग करना चाहता है, ताकि चौथी बारी दूसरी टीम की आए जब स्पिनर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। सही। सो ऐसे में ये चीज़ जो है ये फिर एक कह लीजिए कि एक फैक्टर होगा। टॉस माइट बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर पिचें ऐसी स्पिन बनती हैं। और अगर तो ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचें बन गई तो फिर शायद इंग्लैंड उतनी नर्व होल्ड ना कर सके, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की तरह उतने ये टफ नहीं होते। सही। ठीक है, बट जिस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये खेलते हैं, ये अगर एक दिन भी बैटिंग करें तो ये 400 करने की कैपेबिलिटी रखते हैं अगर इनका दिन अच्छा हुआ। स्पिन ऑप्शंस उनमें जैक लीच हैं, उसके अलावा जो है रेहान एक बिल्कुल यंगस्टर है लड़का जिसको ये लेकर आए हैं, लेग स्पिन बॉलर है, कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। और साथ में लिविंगस्टन को भी इसीलिए लाए हैं कि एक तो वो अपना जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो उसमें वो पूरे फिट होते हैं, खुला खेलते हैं और साथ लेग स्पिन करते हैं। सो वो अपनी ऑप्शंस लाए हैं, जो रूट उसमें आपको हो सकता है रेगुलरली अगर स्पिन बहुत हो रहा हो तो बॉलिंग करते नज़र आए। और आई थिंक अच्छी क्रिकेट होगी। और रिवर्स अगर होता है तो एंडरसन इज़ एज गुड एज एनी बॉलर। तो क्या लगता है वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद सेम टीम जब आएगी बेन स्टोक्स की कप्तानी में, तो हमारी टीम पर कोई प्रेशर होना चाहिए या कोई हमने अब? देखिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ये एक्चुअल फॉर्मेट बिल्कुल और ये अल्टीमेट टेस्ट है आपकी स्किल का, आपके टेम्परामेंट का, आपका क्रिकेटिंग एक्यूमन कितना है, आप कितने क्रिकेटिंग चालाक हैं, ठीक है, आप कितने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं। आपकी कप्तानी का असल टेस्ट, आपकी डेवलपमेंट का असल टेस्ट इस के अंदर होता है। और ऑब्वियसली हर सेशन में कंडीशन को अडेप्ट करना पड़ता है। सुबह है तो पिच डिफरेंट खेलती है थोड़ा, दोपहर में बड़ी अच्छी हो जाती है, शाम में पॉसिबली रिवर्स हो सकता है या नहीं भी होता। तो यू नो कंडीशंस कीप चेंजिंग, द बॉलर्स नीड टू अडेप्ट, बैटर्स नीड टू अडेप्ट। तो हर तरह से प्लेयर का मुकम्मल पाकिस्तान में पिंडी और कराची की ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस ही हो जाती है या मौसम के फर्क के हिसाब से पिच में भी चेंज आता है? नहीं, यूजुअली अगर पिंडी को, इफ पिंडी इज यू नो अलाउड टू बी पिंडी, देन वो काफ़ी लाइवली कंडीशन होती है और फास्ट बॉलर्स को बड़ी मदद मिल सकती है। सही। और यहाँ पर पिंडी इज़ नोन फॉर के मैच 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब इंटरनेशनल मैच आते हैं या ये हमारी बाहर से जब टीमें नॉन एशियन साइड आती हैं तो वी ट्राई टू स्लो पिंडी डाउन। तो हम उसको स्पिन बनाने के चक्कर में इतना स्लो कर लेते हैं कि वो फिर भी रिजल्ट नहीं आता जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो। ठीक है, तो उस्मान साहब, ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है जिसमें दोबारा से पुराने खिलाड़ियों को भी मौका दिया, सरफराज को दोबारा से मौका दिया गया है। अब आई डोंट नो कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या कोई पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, उसी की बेस पे उनको दोबारा से लाया। कायदे ट्रॉफी में ये परफॉर्म कर रहे थे सरफराज। ऑब्वियसली उन्होंने परफॉर्म किया होगा, आई थिंक शायद 100 उन्होंने किया और एक आधी 50 मैंने पढ़ी थी। बहरहाल आई थिंक ही इज़ द सेकंड बैकअप कीपर स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट अगर आप देखें तो। और इस ना आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें जो अच्छा लड़का परफॉर्म कर रहा है,
हम क्या करते हैं, उसे अगले साल फिर फर्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। सही। हमें चाहिए कि हम उनकी डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान ए के टूर्स कराएं, ताकि हमें पता लगे हमारा सेकंड थर्ड टीयर क्या करता है ओवरसीज़ जाके, और वो एक्सपीरियंस ला के अपनी गेम में ऐड करता है तो कितना डेवलप होता है। वो चीज़ हमारी फंक्शनल नहीं है, जिसकी वजह से हमें बार बार सरफराज को या किसी पुराने को वापस लाना पड़ता है। पुराने को वापस लाना पड़ता है, लेकिन इसकी अगर अब जरूरत ना पड़े, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है कदाफी स्टेडियम लाहौर में, सिंध और नॉर्दर्न के अगेंस्ट मतलब इनके दरमियान मैचेस है। हुरैरा ने 221 रन की इनिंग्स खेली है। क्या समझते हैं बट साहब, क्वालिटी बॉलिंग नहीं है हमारे पास, या ये वाकई अच्छे बैटर है और उनको उस तरह से मौका नहीं दिया जा रहा अभी? नहीं, हुरैरा बड़ा कैपेबल, बड़ी डिसेंट टेक्निक, अच्छे शॉट्स वाला प्लेयर है। और जो भी कोई प्लेयर 200 रन की इनिंग खेलता है, 300 भी इसने किया है, लास्ट ईयर भी 1000 रन किए थे, इस साल भी 1000 रन किए हैं, दिस इज ह्यूज अचीवमेंट। और ये आसान नहीं होता कंसिस्टेंटली, तो ऐसा कह के उसका क्रेडिट नहीं मैं ले सकता। एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन, इट्स नॉट ईजी टू गेट 1000 रन। ये साइड पे छोड़ दे, क्या बोलेंगे भाई, जो है इसी में खेलना है ना। और ये तो 6 टीमें बनी थी क्वालिटी के नाम पे, तो जो भी क्वालिटी है वो इसी में होगी। तो बात यह है कि हुरैरा हैज़ प्लेड एक्सेप्शनली, तो जिसे हाँ जी, तो लेकिन हुरैरा पिछले साल भी फर्स्ट क्लास खेला था और अभी फर्स्ट क्लास खेल रहा है। बीच में जो 8-9 महीने थे, हुरैरा को कोई ए टीम का टूर नहीं मिला, हुरैरा की कोई ओवरसीज डेवलपमेंट नहीं हुई, उसने कोई पाकिस्तान से बाहर की कंडीशन का एक्सपीरियंस नहीं लिया। तो ये किसने करना था? दिस शुड हैव बीन द प्रायोरिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन हमने क्या करवाया? हमने अंडर 19 के बच्चों की PSL करवाई। सही हो गया जी। अच्छा, हुरैरा जैसे ये हमारी बेसिकली बेंच स्ट्रेंथ है जिसको मौका देना चाहिए। उमर अमीन ने भी सेंचुरी स्कोर की और उमर वहीद ने भी सेंचुरी स्कोर की। और जो दूसरे विकेट कीपर की आप बात करें तो रोहेल नज़ीर ने भी 94 रन की इनिंग खेली। 94। तो ये यंग विकेट कीपर है, इज़ वेरी गुड। और भी लड़के हैं जो बहुत अच्छे कर रहे हैं कीपिंग। अगर वाइट बॉल में देखें तो हारिस आजकल बहुत पसंद है, वो गट्सी भी है, उसने कुछ बड़े अट्रैक्टिव कैमियोज भी खेले हैं, और कीपर भी बहुत डिसेंट है। और उसी तरह ये जो है हमारा रोहेल नज़ीर है, अंडर 19 पाकिस्तान के कैप्टन हैं। बट साहब, उमर अमीन की अगर बात की जाए, 2010 में डेब्यू के फौरन बाद आप ही की कप्तानी में वो खेले हैं, तो आपने उस टाइम उनकी जो क्रिकेट थी और अब भी माशाल्लाह स्कोर कर रहे हैं, दोबारा से उस तरह से पाकिस्तान टीम में मौका नहीं दिया गया, क्या वजह हो सकती है? आई थिंक उमर अमीन इज़ अ फार बेटर प्लेयर देन व्हाट हिज स्टैट्स आर। जो उसके अदाद शुमार बताते हैं ना, वो इनसे बहुत बेहतर प्लेयर है, और होना भी चाहिए था, इससे बहुत बेहतर उसके अदाद शुमार होने चाहिए थे। क्योंकि मैं उस वक्त उनके साथ खेल रहा था, फिर 6 ईयर्स का गैप आया। आई डू नॉट नो एग्जैक्टली कि उसके साथ क्या हुआ, बीच में से मौके मिले हैं पाकिस्तान टीम में, बट मेरे ख्याल में वो एक टॉप ऑर्डर प्लेयर था। एटलीस्ट फर्स्ट 4 में उसे खेलना चाहिए, लेकिन वो कभी 6वें पे खेल रहा है, कभी वो ओपन खेल रहा है, कभी वन डाउन खेल रहा है। सो यू हैव टू स्पेशलाइज समवेयर। और ये जब आप किसी यंगस्टर को लाते हैं, तो उसको जब तक ये स्टेबिलिटी ना अवेलेबल हो मेंटली कि मेरा नंबर क्या है, मेरा रोल क्या है, तो एक तो अंदर आना अलहदा प्रेशर, फिर कहीं पे वो बिल्कुल ऐसे जैसे दाल लगने वाली बात है कि अगर कहीं हो जाए। बेहतर ये होता है कि आप उसको एक प्लान के साथ लेके जाते हैं, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा होता। तो जनाब, ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आज तीसरा रोज था, अब 2 रोज बाकी हैं, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट निकलता है। बाय द वे वो अभी भी यंग है, कोई ये ना समझिएगा कि हो सकता था अगर यूज करना चाहे तो वो इज वेरी वेरी गुड, उनको किया फील्डर बहुत आउटस्टैंडिंग है। एग्जैक्टली। और अब लेट्स सी, देखना ये पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो थर्सडे से शुरू हो रहा है टेस्ट मैच, उस पर क्या सिनेरियो होता है, प्लेइंग 11 कौन सी होती है, उस पर भी सलमान भट्ट साहब से बात करेंगे। इसके साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, अब उन मैचेस पर भी हमारी गहरी नजर है। और एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे उमर सईद साहब, और वो फीफा वर्ल्ड कप पे उस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। क्रिकेट पर तो बात हो गई, अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, जो कि इस वक्त कतर में जारी है, और उसमें भी अब बड़े बड़े अपसेट देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली जो एक बड़ा अपसेट हुआ है, एक पहला तो सऊदी अर्जेंटीना, दूसरा बेल्जियम और मोरक्को का जो अपसेट हुआ है 2-0 से जनाब बेल्जियम जो है उसे शिकस्त हुई है। इस पर बात करते हैं। अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खासा तजर्बा रखते हैं और फुटबॉल देखते भी हैं और सिखाते भी, उनसे जान लेते हैं। वेलकम टू दी शो जा। जी बहुत शुक्रिया हमज़ा। फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त जो है वो कतर के मुख्तलिफ शहरों में जारी है, और वर्ल्ड कप से पहले जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, जिस बुनियाद पर इस वर्ल्ड कप को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो तमाम का तमाम प्रोपेगेंडा इस वक्त
उन तमाम दिलचस्पियों के रिकॉर्ड्स के तले दब चुका है जो कतर में होने वाला ये वर्ल्ड कप आए रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी अपसेट की शक्ल में, किसी न किसी रिकॉर्ड की शक्ल में अपने देखने वालों को जो है वो महसूस करता चला जा रहा है। और आपने जब जो अपसेट्स की बात की तो कल हमने ये देखा कि फीफा रैंकिंग में मौजूद दूसरे नंबर पर बेल्जियम की टीम जब मैदान में उतरी तो उसको मोरक्को की टीम ने 2-0 से शिकस्त देकर एक और अपसेट कर दिया इस वर्ल्ड कप के अंदर। इस मैच की जहाँ तक बात की जाए, वर्ल्ड कप से पहले बहुत बात हो रही थी बेल्जियम की टीम के बारे में। बेल्जियम को वर्ल्ड कप का फेवरेट शुमार किया जा रहा था, वर्ल्ड कप के कंटेंडर्स में शुमार किया जा रहा था, लेकिन उसकी कलई जो है वो कल खुल गई सब के सामने। और पहला मैच जो बेल्जियम ने कनाडा के खिलाफ जीता, उसमें भी अगर आप उस मैच के भी स्टैट्स निकाल कर देखें तो आपको ये मालूम होगा कि 20+ गोल अटैम्प्ट्स की कनाडा ने और बदकिस्मती से वो गोल करने में नाकाम रहे। बेल्जियम की टीम के अंदर 2 बहुत बड़े नाम फीफा गोलकीपर ऑफ द ईयर के अवार्ड जीतने वाले थिबो कोर्टोआ और फीफा मिडफील्डर ऑफ द ईयर के अवार्ड जीतने वाले केविन डी ब्रुयना। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि फ़ुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है, और टीम स्पोर्ट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक प्लेयर की कारकर्दगी की बुनियाद पर, हाँ क्रिकेट में ऐसा हो सकता है कि कोई प्लेयर 300 स्कोर मारे और उनकी टीम जो है वो टेस्ट मैच में 500-600 स्कोर कर जाए और वो उनकी बॉलिंग अगर कमज़ोर भी हो तो वो आगे डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन फ़ुटबॉल में ऐसा बहुत कम होता है। तो आप अगर बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर भी हैं तो भी आपके गिर्द ऐसे प्लेयर होने चाहिए कि जो आपको हेल्प करें और उसके बाद जाके आप रिजल्ट लेकर आएंगे। यही हमने देखा जब अर्जेंटीना की हमने लास्ट वीक बात की थी, उसके बाद अर्जेंटीना की टीम ने एक शानदार कमबैक किया और अभी भी इम्कानात रोशन हैं उनके। जी इम्कानात रोशन ही नहीं बल्कि वो यूँ कह लीजिए कि उनकी उम्मीदों का दिया जो है वो दोबारा जल गया। और हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि जो अर्जेंटीना के फ़ैन आज दिल शिकस्ता हैं इनको बहुत ज़्यादा अपना मोराल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी बड़े प्लेयर का टेस्ट उस वक्त होता है जब उसे कम बैक करना पड़ता है। और लियोनेल मेसी ने एक बार फिर दुनिया के सामने ये शो किया कि वो क्यों बड़े प्लेयर हैं। लेकिन उस मैच की भी अगर हम बात करें तो हमें नज़र आएगा कि अर्जेंटीना की टीम एक टीम के तौर पर उस मैच में हमें नज़र आई। वो 11 के 11 प्लेयर अपनी कलर के लिए फ़ाइट करते हुए नज़र आए, मेसी के लिए फ़ाइट करते हुए नज़र आए। और मेसी के फैंस को अगर मैं माजी के झरोकों में लेकर जाऊँ तो 26 जुलाई 2016 को जब वो 3 सालों के दौरान लगातार 3 बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल हारे, 2014 में फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, 2015 में कोपा अमेरिका का फाइनल हारे चिली से, और 2016 में दोबारा वो चिली से ही कोपा अमेरिका का फाइनल हारे, तो मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अच्छा। लेकिन शायकीन के इसरार पर, अपने मद्दाहों के, अपने चाहने वालों के इसरार पर उन्हें फ़ैसला वापस लिया, और इस वक्त लियोनेल मेसी मेरा ख्याल है कि अर्जेंटीना के लिए एज ए नेशन डिएगो मैराडोना से भी शायद बड़ा नाम बन चुके हैं। और अगर वो ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की डिबेट को हमेशा के लिए वो सेटल कर देंगे। अच्छा जी, एक बड़ा मैच था स्पेन और जर्मनी का, वो जो जी हाँ, स्पेन और जर्मनी, उसमें थोड़ी सी बात जरूर की जाए। जी, इस पर मैं बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि जर्मनी की टीम ने कल 83rd मिनट में जो गोल किया है, बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि वो गोल उन्हें वर्ल्ड कप में वापस ले आया है, बावजूद इसके कि वो अब तक अपने दोनों मैचों में से कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हुए। और ये भी एक हैरानकुन बात है कि जर्मनी की टीम, इतना बड़ा पोस्चर है, इतना बड़ा कैलिबर है, इतनी बड़ी टीम शीट, लेकिन उसके बावजूद भी वो टीम अब तक कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हुई। और 2 मैचों के बाद वो सिर्फ 1 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हुए। पहले मैच में उन्हें जापान की टीम से शिकस्त हुई, दूसरे मैच में वो शिकस्त के दहाने पर थे, लेकिन 83वें मिनट में उन्होंने उस मैच को बराबर किया। और जब उन्होंने मैच को बराबर किया तो अब यूँ लगता है कि वो जो ग्रुप है उसकी सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो चुकी है, और जर्मनी को अपना अगला मैच खेलना है कोस्टा रिका के साथ। अगर मगर की सूरत हाल, जी हाँ, जर्मनी को वो मैच जीतना पड़ेगा और दूसरे मैच में स्पेन की टीम को जापान को हराना पड़ेगा, और ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो है मौजूद हैं। दुआएं भी करनी पड़ेंगी साथ। जी देखें, लक तो वारा लक फैक्टर वो किसी भी खेल के अंदर वो तो मौजूद रहता ही है। तो लेकिन जर्मनी अपनी इस बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद भी अभी तक वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ। और इस वर्ल्ड कप में जहाँ तक दिलचस्पी की बात की जाए, अब तक सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी हैं, कनाडा और कतर की टीमें, और फ्रांस की टीम जो है वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गई है। उसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन सी टीम जो है वो अपने आप को सिक्योर कर चुकी है। जर्मनी की टीम भी पहले मैच में 7 गोल करने के बावजूद भी अभी सिक्योर नहीं हुई, और जिस तरह से जापान ने अपसेट किया था जर्मनी को, इस किस्म का कोई अपसेट अगर स्पेन के खिलाफ भी देखने को मिले तो हो सकता है कि स्पेन की टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। अच्छा, अगर क्रोएशिया और कनाडा के मैच की अगर बात की, 4 गोल किए, क्रोएशिया की टीम को इस टाइम आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रही है, इनके लिए पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये टॉप की टीम शुमार की जाती है, और इस वर्ल्ड कप में ये क्वालिफाई करने के चांसेस कितने इनके? जी, क्रोएशिया की टीम ने अपना पहला मैच जो है वो ड्रॉ किया था 0-0 से मोरक्को की टीम के साथ।
जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और कल उन्होंने कनाडा की टीम को 4-1 से शिकस्त देने के बाद उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर किया और अपने इम्कानात उन्होंने रोशन कर लिए। इस वक्त ग्रुप एफ के अंदर मोरक्को और क्रोएशिया की टीमें 4-4 पॉइंट्स के साथ पहले और दूसरे नंबर पर हैं, और बेल्जियम की टीम जो है वो 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। जो चौथी टीम है इस ग्रुप की कनाडा, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अच्छा। तो क्रोएशिया इस वक्त पोल पोजीशन में है, आगे जाने के लिए क्रोएशिया को अपना मैच बेल्जियम से खेलना है। अच्छा। लेकिन बेल्जियम की टीम का प्रॉब्लम यह है कि मतलब उनके क्रिटिक्स भी ये कह रहे हैं, उनके जो इवन उनका जो अपना कैंप है, जो उनकी अपनी 11 है, उनके अंदर भी 2 मुतज़ाद राय पाई जा रही हैं। केविन डी ब्रुयने से जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस बार तो हमारा चांस इसलिए नहीं है कि हमारे प्लेयर जो है वो ओवर एजिड हो चुके हैं। अच्छा, खुद एडमिट किया जी, उन्होंने खुद एडमिट किया। उन्होंने कहा कि उम्र रसीदा खिलाड़ियों के साथ टीमें वर्ल्ड कप नहीं जीता करती, हमारा जेन्युइन चांस 2018 में ही था। और 2018 में बेल्जियम की टीम ने तीसरे नंबर पे जो है वो फिनिश किया था वर्ल्ड कप के लिए। उसके जवाब में कल के मैच के बाद उनके जो डिफेंडर हैं यान वर्टोंगन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हम अटैक भी इसलिए तेज़ नहीं कर पाते कि हम ओवर एजिड हो चुके हैं। तो केविन डी ब्रुयने जो है वो उस टीम के अटैकर हैं, तो उनको ही उन्होंने जो है वो अपने उस बयान के जवाब में निशाना बनाया। तो बेल्जियम की टीम उस सिस्टम के अंदर जो वो 3-5-2 का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर बहुत से प्लेयर ऐसे हैं कि जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट कर मैच खेल रहे हैं। और ईडन हैजार्ड, उनके कैप्टन जो हैं ईडन हैजार्ड, जो है पिछले 2 साल से रस्टी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंजरीज उनको हो जाती हैं, जिसकी सही वजह से जी, परफॉर्म इन नहीं पर कर तो पा बात होगी। अब एक जो बात कर ली जाए मदर ऑफ ऑल गेम्स, अमेरिका वर्सेस ईरान, जो कल मैच होने जा रहा है, आपकी फेवरेट इसमें से कौन है? सही सब वैसे देखें, इसमें जो ईरान ने वेल्स की टीम के खिलाफ कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उसके बाद यकीनन ये कहा जा सकता है, और ईरान का अगर मैच आप देखें तो वो जो 2-0 का स्कोर है वो 3-0 या 4-0 भी होता अगर वो जो उनकी गोल पोस्ट से टकराने के बाद बॉल वापस आई हैं और उन मूव्स को जिनको वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो 3-0 या 4-0 भी हो सकता था वो मैच। और मैं इस मैच में ईरान की टीम को बहुत ज़्यादा हाई रेट कर रहा हूँ। उनके सरदार अजमून जो प्लेयर हैं उनके वो वापस आ चुके हैं ईरान, और इसको मदर ऑफ ऑल मैचेस इसलिए कहा जाता है कि 1998 के वर्ल्ड कप में भी ये दोनों टीमें जब मध्य मुकाबिल आईं तो एक ज़ाहिर है इनका एक माजी है पॉलिटिकल टेंशन्स का, तो उस मैच में भी ईरान की टीम ने यूएसए की टीम को 2-1 से शिकस्त दी। अच्छा। तो ये मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे खेला जाएगा। हमारे शायकीन यकीनन अगर उनको रात जागना ही जरूर तो इंतजार करेंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे और इस मैच को जाग कर देखेंगे। और इस मैच में सबसे अहम बात यह है कि जो टीम इस मैच को विन करेगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। अच्छा, इन दोनों में से जी, इंग्लैंड की टीम ग्रुप बी में 4 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है। ईरान की टीम के 3 पॉइंट हैं। अमेरिका की टीम 2 मैच खेली, दोनों मैच ड्रॉ हुए और वो 2 पॉइंट्स के साथ हैं। और वेल्स की टीम ने भी 1 पॉइंट लिया हुआ है, तो कोई भी टीम अभी तक मैथमेटिकली इस ग्रुप से बाहर नहीं हुई। सही। इंग्लैंड को वेल्स के साथ खेलना है और ईरान को मैच खेलना है यूएसए के साथ। यूएसए और ईरान सिंपल, जो विन करेगा वो आगे जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में इंग्लैंड ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीत जाएगी, बज़ाहिर ये लग रहा है। उससे पहले आज रात 12 बजे जो मैच खेला जाना है उस पर मैं कुछ बात करना चाहता हूं। जी जी। और वो मैच खेला जाना है पोर्चुगल और यूरुग्वे की टीम के दरमियान लुज़ैल के आइकॉनिक स्टेडियम में रात 12 बजे। पोर्चुगल की टीम अपना पिछला मैच घाना के साथ एक टफ मैच के बाद, एक अच्छे हाई ऑक्टेन गेम के बाद वो मैच जीतने में कामयाब हुई। और ये मैच पोर्चुगल की टीम अगर जीतती है तो राउंड ऑफ 16 क्वालिफाई कर जाएगी। सही। इसमें दिलचस्प बात यह है कि 2018 के वर्ल्ड कप में पोर्चुगल की टीम को राउंड ऑफ 16 में यूरुग्वे ने ही हराकर वर्ल्ड कप से बाहर किया था। तो ये पुराना बदला है, रिवेंज टाइम जो उन्होंने लेना है। तो देखना ये होगा कि इस मैचेस में पोर्चुगल की जो टीम है वो बदला ले पाती है या नहीं, ये तो देखना होगा आगे जितने भी मैचेस चल रहे हैं। कल के मैच में जो नजरें होंगी ईरान और अमेरिका, जिसमें अहमद सईद साहब की फेवरेट टीम ईरान है। अब देखना ये कि रात 12 बजे कल ये मैच कौन जीतेगा। आज के शो से फिर वक्त इतना ही।